हेलो बच्चों, दिस इज़ रुखसार और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सेल। ठीक है। तो सेल क्या है एंड वाई वी कॉल्ड अ सेल अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सो हमें समझना है कि जैसे हमने अपने मैटर को देखा था कि हमारे मैटर किससे बने हैं, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनका नाम हमने दिया था एटम। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल जिनका नाम हमने दिया था सेल। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल। ठीक है। सो फर्स्ट में ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है और इन्होंने ये फर्स्ट टाइम किसने देखा था, ये फर्स्ट टाइम देखा था हमारे रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है। फिर उन्होंने ये जो एग्ज़ाम में तो ये किस पर किया था, तो ये किया था एक कॉर्क पे। ठीक है। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कि वो एक सब्सटेंस है जो हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर था ये हमें कैसा दिखता था, ये बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह दिखता था। ठीक है। सो जैसे कि हनी कॉम्ब में देखें कि अलग अलग रूम्स होते हैं। ठीक है। और तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि उसके अंदर भी हमारी सेल के अंदर अलग अलग रूम होते हैं, यानी हमारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके अलग अलग रूम हैं, जिनका उन्होंने नाम अपनी भाषा में लैटिन वर्ड में दिया सेल, जिसका मतलब था लिटिल रूम। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। या फिर ऑब्जर्वेशन थी या फिर खोज थी, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है वो इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है। तो जो हम स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी में, तो वो हम हमेशा सेल के बारे में ही बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो हिस्ट्री ऑफ साइंस है ना उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो फर्स्ट में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने हमारे सेल को डिस्कवर किया था। फिर हमारे आए थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1830 में क्या डिस्कवर किया, उन्होंने बताया कि जो हमारी सेल है उसके बीच में एक सेंटर होता है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। ठीक है। फिर आए थे प्रुकिंजी, तो उन्होंने 1839 में उन्होंने क्या बताया कि हमारी सेल है उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लूइड की तरह दिखते हैं, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और फिर स्लाइडन एंड स्वॉन आए थे, उन्होंने जब सेल ऑफ थ्योरी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किससे मेड अप हुए हैं, सेल से। ठीक है। इसीलिए सेल को द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर हमारे आए थे विर्शो, उन्होंने बताया कि हमारी ये जो न्यू सेल आती हैं वो भी किससे बनती हैं, हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। ठीक है। फिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ था, ऑब्ज़र्व करना, जो हमारी सेल थी उनके बारे में ऑब्ज़र्व करना। यहाँ पर 1940 आएगा। ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई, 1940। तो 1940 के में जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर जो हमारी सेल का जो स्ट्रक्चर था उसके बहुत सारे ऑर्गेनेल थे, उनके फंक्शंस थे, उन सबको देखा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, तो वो किससे बने हैं, हम सेल से बने हैं। तो ये जो हमारी सेल हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर कहलाते हैं और दूसरे होते हैं जो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। जैसे कि हम ध्यान दें कि ये जो हमारे यूनिसेलुलर है। ठीक है। यूनिसेलुलर को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कितने होते हैं, सिर्फ एक सेल होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने ऑर्गेनिज़म के जितने भी फंक्शन है, एक्सक्रीशन करना, ब्रीदिंग करना, ठीक है, डाइजेशन करना, तो ये काम कौन करता है यूनिसेलुलर में, ये काम सिर्फ एक सेल करती है। ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है क्योंकि उससे सारे फंक्शंस करने हैं। फिर दूसरा आता है हमारा मल्टी सेलुलर, जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स सब आते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि
जो हमारे फंक्शंस हैं यानी एक्सक्रीशन करना, ब्रीदिंग करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं सेल के, तो वो अलग फंक्शन करते हैं। कुछ ग्रुप हैं सेल के जो सिर्फ मूवमेंट करेंगे, कुछ सेल के ग्रुप्स हैं जो हमें ब्रीथ करेंगे, हम ब्रीदिंग करते हैं ना, रेस्पिरेशन, वो करेंगे। कुछ ग्रुप्स हैं जो हमें क्या करेंगे, वो सिर्फ हमारे एक्सक्रीशन को देखेंगे, यानी हमारे जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल जाता है ना, उसकी तरह उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं ये। तो इसीलिए इनको दो भागों में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है, और इसमें आता है प्लांट, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिसेलुलर कौन होते हैं एंड मल्टी सेलुलर कौन होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी सेल के फंक्शंस हैं ना, तो सारी सेल मल्टी सेलुलर में अलग अलग फंक्शंस करती हैं, बट कुछ सेल ऐसे हैं ह्यूमन में जो कुछ अलग हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें से आपको ये वाला स्पर्म एंड हमारी नर्व सेल, इसका जो डायग्राम है वो आपको याद करना है, एग्ज़ाम में ये बहुत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो हमारी सेल है ना, तो सेल की जो शेप होती है, साइज़ होता है, वो मे बी ठीक होता है, सेम होता है, बट इसमें कुछ सेल ऐसी हैं जिनका जो शेप है, साइज़ है, वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि हमारी नर्व सेल, ठीक है, जो नर्व सेल है वो उसका वो जो डायग्राम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, तो इसे हम टिपिकल सेल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप क्या है, बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी सारी सेल से, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि हमारा ब्लड को करना सर्कुलेट, है ना, और हमें डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना। सो ये एक सिंगल सेल नहीं करती है, ये कौन करता है, ये ग्रुप ऑफ सेल जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सेल की, वो करती हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं कि हम मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर कुछ हिस्से हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं जो अपने ही अलग अलग फंक्शंस को करते हैं, और ये जो अलग अलग फंक्शन करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनेल। फिर हमने देखा कि जो हमारे ऑर्गेनेल हैं ये क्या करते हैं, अपने अलग अलग फंक्शंस करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे सेल हैं, सेल का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू के ग्रुप को हम मसल्स कहते हैं, एंड मसल के ग्रुप को ऑर्गैन, और ऑर्गैन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है, ठीक है। और जितनी भी सेल हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन करती हैं, ठीक है, और उनके अंदर अलग अलग फंक्शन होता है जो किसके थ्रू होता है, हमारे ऑर्गेनेल के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये आउटर कवरिंग पार्ट है हमारी सेल का, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो हमें बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती हैं उसकी, है ना, बाउंड्रीज़ के अंदर। तो ये जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसकी तरह काम करता है, ये बाउंड्री की तरह काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ वाली चीज़ों को, दोनों को सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि ये जो हमारा सेल है ये सिर्फ एक कवर पार्ट है, ठीक है, यानी कि कवर करने के लिए एक कवरिंग पार्ट है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसे हम सिलेक्टिविटी परमिएबल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि
यही है वो जगह जहाँ पर हमारे जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो अंदर आने के लिए इससे परमिशन लेता है, अंदर का इन्वायरमेंट है वो बाहर जाने के लिए इससे परमिशन लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये काम क्या करता है, तो इसके फंक्शंस में आता है ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों करता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है हमारा, डिफ्यूजन है कि हम किसकी तरफ जाएंगे, हम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि ध्यान दो, हमारे हमारी ये सेल है। ठीक है, अब ये जो सेल है वो क्या करेगी, वो उसे बाहर आना है उसके CO2 को। ठीक है, समझो आप CO2 को बाहर आना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, बाहर वाला लो है और अंदर वाला ज़्यादा है, तो CO2 क्या करेगा, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, दोनों को मेंटेन कर देगा। तो ये जो मेंटेन करेगा ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये हाई था अंदर, बाहर जाया तो लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब उसी में देखें हम, हमारा वाटर है या फिर O2 है। ठीक है, O2 हमारी ये जो सेल है O2 है इसके अंदर, तो O2 अंदर में लो है एंड बाहर बाहर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे कि ये डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और हमारी जो ऑस्मोसिस है वो भी क्या है, डिफ्यूजन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम वाटर को कवर अप करते हैं। हम देखो, हमारा जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करेंगे, सेल के अंदर अगर लो है प्रेशर और बाहर की तरफ हाई है, तो वो क्या होगा, लो की तरफ जाएगा, है ना, लो की तरफ जाएगा। तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, जो हमारा मूवमेंट वाटर का होगा हम उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, और जो हमारा CO2 और O2 का जो मूवमेंट होगा हम उसे कहेंगे अपना डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, चाहे वो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा अंदर लो है और नहीं सॉरी हमारा अंदर हाई है और बाहर लो है, तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश होगा, है ना, तो बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हम उसे भी ऑस्मोसिस ही कहेंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसके क्या फंक्शंस हैं हमारे, कि वो क्या करता है, हमारा आउटर कवरिंग पार्ट है। ठीक है, और हम उसे सिलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि यहीं पर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, और ये किससे बना है, ये बना है लिपिड एंड प्रोटीन्स से। ठीक है, किससे बना है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल है उसको सॉल्यूशन ऑफ शुगर में डाल दें या सॉल्ट में डाल दें। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है एंड इक्विलिब्रियम कर देता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो भी हाई से लो की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब 3 चीज़ें हो सकती हैं अगर प्लांट या एनिमल सेल को हम कॉन्सेंट्रेशन में या फिर सॉल्यूशन में सॉल्ट या फिर शुगर के सॉल्यूशन में डालें। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हमारी ये सेल है, ठीक है, हमारी ये जो सेल है, अब इसे क्या करना है कि इसके आसपास जो है वो हाई है और इसके अंदर वाला प्रेशर लो है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हाई से लो की तरफ जाएगा, है ना, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी अंदर वाला लो है यानी अंडर है यानी कम है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी तरीके से पास आउट होगा।
ठीक है। और वो क्या करेगा, वो हमारी सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाई से लो की तरफ जाएंगे और वो सेल क्या होगी, हमारी सेल स्वेलअप हो जाएगी। स्वेलअप का मतलब है वो सूजन जैसी हो जाएगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, भर जाएंगे, ठीक है। देन हमारा देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आइसो का मतलब है इक्वल यानी सेम, तो यानी कि हमारे सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट एंड सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सेल क्या करेगी, कुछ भी वर्क नहीं करेगी, तो हम उसे कहेंगे अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देन हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाना, तो हमारी जो सेल होगी इसके अंदर वाला जो होगा वो हाई होगा और बाहर की तरफ जो वाटर होगा या फिर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि लो क्या है, लो की तरफ आना है, ठीक है। तो हाई से वो लो की तरफ आएगा तो हमारी जो सेल है वो क्या होने लग जाएगी, श्रिंक होने लग जाएगी, यानी कि सिकुड़ने लग जाएगी, क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ आएंगे, वो बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। सो हमने कैसे याद रखना है इसको, हमने याद रखना है कि हमें क्या लेना है, किशमिश लेनी है, ठीक है। आपने किशमिश को तो देखा होगा कि जो किशमिश हम लेते हैं तो अगर हम उसे पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है ना, फूल जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने किशमिशों को लेना है, थोड़ी देर उसे पानी में भिगोना है और फिर उसके बाद हमें उसे सॉल्यूशन में डालना है, शुगर या सॉल्ट दोनों में से हम किसी के भी सॉल्यूशन में डाल देना, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे कि अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन, हमारे शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो क्या करेगा, वो अपने जो जितना भी उसके अंदर पानी था ना वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन को देने लगेगा, अपने बाहर अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट को मॉलिक्यूल देने लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और वो क्या होने लग जाएगा, वो सिकुड़ने लग जाएगी। और या फिर दूसरा हो सकता है कि जो हमारी किशमिश है इसका कंसंट्रेशन अगर बाहर लो हुआ और नहीं सॉरी बाहर हाई हुआ और अंदर लो हुआ तो वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ पुश करेगा और जो हमारी किशमिश है वो और मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है हमारा, एक तो श्रिंक करेगी या फिर स्वेलअप होगी या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, वो बनी है लिपिड से एंड प्रोटीन्स से, ठीक है, याद रखना है ये आपको, किससे बनी है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से बनी है। और उसके बाद ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, ये जो फंक्शन सिंगल सेल करती हैं कि हमारा जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, बाहर वाली चीज़ों को अंदर आने की परमिशन देती है और अंदर वाली चीज़ों को बाहर जाने की परमिशन देती है। तो इसी से जो अमीबा है वो अपना खाना बनाता है, ठीक है, इसी प्रोसेस से, ठीक है, इस वाले ही प्रोसेस से, इसे कहते हैं हम एंडोसीटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एंडोसीटोसिस, यानी कि बाहर जाने की जो परमिशन है और बाहर से अंदर आने की परमिशन है वो कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी से वो अपने फूड को अंदर निकल जाता है, ठीक है, अमीबा। तो हम इसे ही कहते हैं एंडोसीटोसिस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो हमारी ये जो सेल वॉल है वो क्या होती है, अगर हम प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल को हम लिखते हैं सेल वॉल, ठीक है। जो हमारी सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। कहाँ पर मौजूद होती है वो, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। अब प्लांट सेल क्या होती है, ये हमारा सेल था, सेल की एक कवरिंग पार्ट था, है ना, कवरिंग पार्ट था और उसके ऊपर एक और कवरिंग पार्ट लगा दिया हमने इसका नाम दे दिया सेल वॉल, ठीक है। हमने इसका नाम क्या दिया, सेल वॉल, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हमारे आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्लांट सेल हैं वो क्या करती हैं, वाटर को लूज़ करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, हमने पढ़ा था ना ऑस्मोसिस। तो फिर उसके अंदर श्रिंकेज आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो क्या करती है, जो सेल है वो अवे हो जाती है फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब सेल की वॉल के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेल वॉल है ये किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, ठीक है, किससे बनी है, सेलुलोज, ओके। तो फिर अब हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं।
दे डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, क्या करते हैं ये डिटरमाइन करते हैं किसे, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल एंड मॉर्फोलॉजी। एंड दे प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेजन बाय वायरल बैक्टीरियल एंड फंगी पैथोजेंस। ठीक है, तो ये किससे प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को, वायरल से, वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजेंस से। ठीक है, दे आर रिच structure and thus help the plant in withstanding the gravitational force, यानी stand होने में मदद करता है। ठीक है, इतना। and they are involved in the transport of materials metabolites into and out of the cell, यानी कि ये क्या करता है, परमिट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मटेरियल्स को, कहाँ, इन और आउट सेल के अंदर। दे विदस्टैंड द टर्गर प्रेशर विच डेवलप्स विद इन द सेल ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी टर्गर प्रेशर कौन सा होता है, ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं हमारा सेंटर। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो वो कैसा होता है, स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ अ सेल। ठीक है, और इसके अंदर जो जेली जैसा या फ्लूइड जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनके कैसे दिखते हैं, हमें रॉड शेप्ड की तरह दिखते हैं। ठीक है, रॉड शेप्ड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर, तो ये अपने अंदर कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, डीएनए। और जो हमारे न्यूक्लियस है वो क्या बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर। ये हमारी सेल है, इसके अंदर एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड, उसके जो ऊपर के टू कवरिंग पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और हमारे जो यूक्रियोटिक सेल हैं एंड प्रोक्रियोटिक सेल हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम जीन्स। ठीक है, जो हमारा डीएनए इसमें पाया जाता है या फिर ये कंटेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक सेल को। ठीक है, तो हमारे यूक्रियोटिक सेल एंड प्रोक्रियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोक्रियोटिक यानी कि प्राइमरी। ठीक है, यूक्रियोटिक मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो इनका डिफरेंस सबसे पहले ये याद रखो कि जो हमारे प्रोक्रियोटिक सेल होते हैं ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिन्हें हम प्रोक्रियोटिक सेल्स कहते हैं। तो उनके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर के जो नहीं हो पाए जाते या नहीं होते। ठीक है, तो जिनके अंदर ये सेल के पार्ट्स नहीं होते हम उन्हें कहते हैं प्रोक्रियोटिक सेल, एंड जिनके अंदर ये पार्ट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं यूक्रियोटिक सेल। यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनके अंदर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होता है, इसके अंदर नहीं होता। और इनके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसके अंदर नहीं पाए जाते, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। तो इसके अंदर वो सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम प्रोक्रियोटिक सेल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है हमारा ये देखो ये हमारी एक सेल है। ठीक है, ये हमारी एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला क्या है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा है इसका न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियर रीजन। बट इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना,
उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब थिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन दैट फिल्स द सेल। और ये किसके सराउंडिंग होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके सराउंडिंग होता है, ये मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होती है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस हमारा, ये किसके सराउंडिंग होता है, साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग होता है। ठीक है, और हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये कैसा दिखता है, ये फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के फंक्शंस देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि वो क्या करता है, वो सिर्फ क्या करता है, जो हमारी ये जो सेल है ना, दिखाती हूँ, वेट, हमारी सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ये हमारी ये जेली जो है फ्लूइड जैसी, इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या काम करता है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट, तीसरे से ऐसे करके ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये मटेरियल्स को। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या फंक्शन करता है, एक से दूसरे की तरफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या स्टोर करके रखता है, वाइटल केमिकल जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड आयंस। ठीक है, it is the site of certain metabolic pathways such as glycolysis, synthesis of fatty acids, nucleotides and some amino acids also take place in the cytoplasm। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। अब हम देखते हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ये जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये बाकी सबसे डिफरेंस क्यों हैं, तो हम देखते हैं कि देखो, ये हमारी सेल है। ठीक है, ये हमारी सेल है, फिर इसके अंदर एक आता है सेंटर, और इसके जो बाहर हैं वो क्या है, पूरा जेल है। ठीक है, बट उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अपने अपने खुद के अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो इन फंक्शंस को ही ये सेपरेट करते हैं पार्ट्स में। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब देखो, हमारा सबसे फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है। हम देखो ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है, विद इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है हमारा जेली जैसा फ्लूइड जैसा दिखने वाला, उसके अंदर रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब है नेट, यानी कि ये कैसे काम करता है, ये बिल्कुल चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन देन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप टू विच इट कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी ये पूरे जो साइटोप्लाज्म है उसमें कैसे काम करता है, चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब देखो, रफर वाले का, रफ ईआर वाले का फंक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं कि रफ ईआर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द biosynthetic pathways of protein, carbohydrate chains and phospholipids। ठीक है, द जर्नी थ्रू द मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, यानी कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो हमारा रफ ईआर है, ठीक है, रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कैसा दिखता है, ये जो पार्टिकल्स हैं
इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो उन्हें क्या नाम दिया है इन्होंने? राइबोसोम्स। ठीक है, क्या नाम दिया है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट? वो हमेशा सिर्फ एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो एक्टिव सेल के अंदर वो होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ प्रोटीन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो बहुत सारी जगहों पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पहुँचाया जाता है? बहुत से पार्ट्स में जो सेल में है। और ये देखो, हमारा ये जो रफ ER है वो क्या करता है? पहले प्रोटीन बनाता है और सारे पूरे थ्रू आउट पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा स्मूथ ER, ठीक है, जो स्मूथ ER होता है वो क्या काम करता है? वो करता है अपना कि खुद का फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाता है और फिर क्या करता है? पूरे सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये क्या बनाने में मदद करते हैं? ये हमें सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। और ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं इसके प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम? इसके प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायग्नोसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायग्नोसिस। और अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारी सेल का, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस है तो ये एक नाम से रखा गया था, कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने इसका डिस्कवरी की थी। और इन्होंने ये कैसे किया था? इनका जब आता है तो इन्होंने किया था सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, इन्होंने किसका सॉल्यूशन लिया था? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था इसको करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो गोल्गी अपैरेटस है तो द गोल्गी स्ट्रक्चर इज़ अ स्मूथ कर्वी स्ट्रक्चर। इट इज़ फ्लैटेंड स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन. It has a front end and a back end. Golgi apparatus had distance the flattened membrane. देखो, हमारी ना सेल के अंदर इतने छोटे छोटे फ्लैट पैरेलल से कुछ होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? गोल्गी apparatus। ठीक है, अभी गोल्गी apparatus है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? तो इसका फंक्शन है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन और पैकिंग करता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर, तो ये क्या करता है? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाता है। सेग्रीगेशन इज मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी complex. The secretory proteins and lipids and packets released on the surface by exocytosis. ठीक है, एक्सोसीटोसिस। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये एक फॉर्मेशन करता है गोल्गी अपैरेटस। वो कौन सी फॉर्मेशन करता है? लाइजोसोम्स की। ठीक है, किसकी करता है? हम लाइजोसोम्स की। ठीक है, यहाँ पर किसका फंक्शन होता है? फॉर्मेशन लाइजोसोम्स का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लाइजोसोम्स पे। तो ये जो लाइजोसोम्स होता है वो कैसा होता है? लाइजोसोम्स का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर मेम्ब्रेन के सराउंडेड। ठीक है, कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स are made by RER to digest the worn out cell organelles bacteria. When the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell, hence called the suicidal bags of a सेल. इट इज़ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या करता है? ये सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें बाहर थ्रू आउट करता है। ठीक है, फेंकता है। बट जब इसे लगता है कि जो लाइजोसोम्स है ये इनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन करता है। बट अगर इसकी सेल के पार्ट में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, डिस्टर्बेंस होती है तो ये क्या करती है? या फिर इसे डर होता है कि ये डैमेज हो गई है तो ये क्या करता है? ये अपनी ही सेल को बर्स्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सुसाइड बैग भी कहा गया है। ठीक है, ये इसके फंक्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर, ये अभी हमने पढ़ा था, आप इसे बता दीजिए ठीक है। एंड व्हाट इज़ माइटोचॉन्ड्रिया, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, हम अब ये पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं ठीक है। क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। और ये जो है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग पार्ट होता है ठीक है। इसकी कवरिंग कितनी होती है, 2 कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बाकी सबसे टिपिकल है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये खुद का प्रोटीन जो है वो बनाता है ठीक है, फॉर्मेशन क्या करता है। और इसे पावर हाउस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये अपनी पावर जो है वो पूरे सेल को प्रोवाइड करता है। एंड वो जो पावर है वो किसके बाद किस काम आते हैं, केमिकल कंपाउंड और मैकेनिकल वर्क के ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा स्ट्रेंज भी कहते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है ठीक है। क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। एंड ये कुछ थोड़े थोड़े अपने ही प्रोटीन को बनाता है। ये रहे इसके फंक्शन। द माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड phosphorylation. During a biological oxidation of the carbohydrates and fats, large amount of energy is released, which is utilized by the mitochondria for synthesis of energy rich compound known as ATP ठीक है। and as mitochondria synthesis energy rich compound ATP, they are also known as powerhouse of the cell ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्लेस्टाइड्स ठीक है। प्लेस्टाइड्स जो होते हैं, प्लेस्टाइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेस्टाइड्स सिर्फ वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लेस्टाइड्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है तो इसका मतलब है कलरफुल ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिस क्लोरोफिल का, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये किस में इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेस्टाइड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड प्लांट एंड एल्गाई विच आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ important chemical compounds used by the cell and types of pigment present cell determine the cell's color and in plant plastids may differentiate into several forms depending upon the functions and may cell undifferentiated plastids ठीक है may develop into the following ठीक है। 3 टाइप के क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनके फंक्शन। ये सिर्फ हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड्स थ्रू अ प्रोसेस टर्म्स, एक प्रोसेस के थ्रू अमीबा जो है अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है जो किस में मदद करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस में। सेकेंड है हमारा क्रोमोप्लास्ट ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं कंटेंट ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, सिर्फ फ्लावर्स एंड फ्रूट के अंदर। एंड देन लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी कंटेन नहीं होता कलर, और ये कहाँ पाया जाता है, स्टार्च के अंदर ठीक है। और जो प्लास्टाइड्स होते हैं उनके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ठीक है। एंड प्लास्टाइड्स ये रहे आपको। एंड क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो नहीं बनती सेलुलोज से, कौन से में, ये आपको इसका आंसर देना है ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स ठीक है। तो हमारे जो वैक्यूल्स हैं तो ये क्या होते हैं, जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं ये हमारे स्टोरेज करते हैं सॉलिड और लिक्विड्स को ठीक है। लेकिन जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में छोटे, प्लांट सेल के अंदर बड़े होते हैं ठीक है। और ये प्लांट सेल के अंदर इतने बड़े होते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है पूरी सेल का 50 to 90% हो सकता है ठीक है।
और ये जो प्लांट सेल की वैक्यूल्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं उन्हें, टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। और ये इन प्लांट सेल को जो स्टोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अमीनो एसिड, शुगर, ठीक है। और ये कुछ टाइप दिए हैं जो मैंने कंक्लूजन के थ्रू आउट दे दिए हैं आपको कि इसमें क्या क्या कंटेन होता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है हमारी जो सेल है जब वो रिप्रोडक्शन करती है तो वो किस किस टाइप से करती है, तो उसके दो तरीके हैं हमारे, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ भी रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ भी रेप्लिकेशन हो रहा है, बट यहाँ सेल डिवीज़न हो रही है, यहाँ भी सेल डिवीज़न हो रही है, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो ये सेल डिवीज़न करेगा ये 2 में करेगा और ये जो सेल डिवीज़न करेगा इसने 4 में की, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही फंक्शन है जो हमें याद रखना है। अब हमें पढ़ेंगे डेफिनेशन मिटोसिस की। तो द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल विच हैव अ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि एक मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल को जनरेट करेगी जिनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मियोसिस आ गया, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल ईच विद हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। जैसे कि एक सेल है वो डिवाइड करती है, ठीक है, फिर उसके बाद और डिवाइड होते हैं, तो क्या होते हैं वो जो सेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ना वो भी डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है, और वो डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। ये हमारी सेल का डिवीज़न था जो हमने किया है, जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि हमने अपनी स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो हमारी सेल है, तो हमारे विषय ने बताया था कि ये जो सेल है इसका जो डिवीज़न है ये 2 डिवीज़न होता है और जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है उसी से न्यू सेल बनती है, ठीक है। तो हमने ये सेल का डिवीज़न देखा, ठीक है। एंड क्वेश्चन है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है, ये आपको बताना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ सेल लाइफ इज द सेल आर enclosed बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि सेल जो है वो किससे बाउंडेड है, हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये बनता किससे है, हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। The cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of materials between the outer interior of the cell and the outer environment, ठीक है। जो हमारा सेल जो मेम्ब्रेन है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है अंदर का बाहर और बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है जो किससे बनी है, हमारी सेलुलोज से, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी सेल वॉल के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होती है वो क्या इनेबल करती है सेल को, प्लांट फंगी और बैक्टीरिया को, कि वो एग्जिस्ट करें कैसे, इन हाइपोटोनिक मीडिया में, ठीक है, हाइपोटोनिक मीडिया में। द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है हमारा कि ये जो हमारे न्यूक्लियस है यूकैरियोट्स के अंदर वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म को डबल लेयर मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देता है, ठीक है। और द ईआर फंक्शन बोथ एज पैसेज वे फॉर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, ठीक है। तो हमारी ईआर फंक्शन कैसे करता है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर, यानी दोनों का काम करता है। जो हमारा गोल्जी एपरेटस है उसके अंदर क्या कंसिस्ट है, स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल दैट फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर इन द सेल, यानी कि वो क्या करता है, गोल्जी एपरेटस वो करता है पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर, ठीक है।
और मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टाइड्स। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं जिनका नाम होता है प्लास्टाइड्स। और अभी हमें कितने टाइप के दिए हैं, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल, और उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस को। और हमारे जो प्राइमरी फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का, वो क्या है, सिर्फ स्टोरेज का। ठीक है, most mature plant cell have a large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell and store important substance including wastage। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैक्यूल हमारा turgidity of the cell एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट। अब हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंसिएशन दिया है यहाँ पे। Cells in organism divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction। यानी कि जो हमारी सेल, हमारे ऑर्गेनिज्म की जो सेल हैं वो डिवाइड होती हैं, तो वो किस लिए होती हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारी जो डेड सेल्स हैं उसे रिप्लेस करने के लिए, और जो हमारे जेमेट्स हैं उनको फॉर्म करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहीं पर हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। ठीक है, ये जो हमारे आंसर है ये हमारे MCQ के आंसर हैं। आई होप आप सबने सही आंसर दिए होंगे। थैंक यू।